बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन। की बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन। की इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की हैं, कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन। कि इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की हैं, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र रतवार अपनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस मिट्टी से हर एक वो योद्धा उत्पन्न हुआ है जिसे फौलाद नाम से भी जाना जाता है, और इसी फौलाद भूमि से एक अद्भुत प्रसंग, एक अद्भुत चर्चा लेकर के फिर से मैं आप सभी के साथ हाजिर हूं। और ये अद्भुत चर्चा इस बार गढ़ चित्तौड़ की होने वाली है, कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, और सर्वश्रेष्ठ रानियों में पद्मनी, और उनके बारे में भी आज अपने जिक्र करने वाले हैं। और इसी चित्तौड़ दुर्ग के इसी अद्भुत से क्रम में सर्वप्रथम आज चर्चा का परिचर्चा का जो विषय होने वाला है, रावल रतन सिंह। आप सभी जानते हैं मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह, और इसी रावल रतन सिंह के काल की जो सबसे बड़ी घटना थी, सबसे प्रमुख घटना थी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। और इसी अलाउद्दीन खिलजी ने जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जनवरी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर, भक्ति और शक्ति का प्रतीक नाम से प्रसिद्ध इसी चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था, उस समय इसी चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने के जी दो प्रमुख कारण माने जाते हैं, जिसमें से पहला कारण राजनीतिक कारण माना जाता है। और इसी अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने का जो राजनीतिक कारण था, वो साम्राज्यवादी नीति थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या विश्व विजेता नाम से जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह संपूर्ण दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता था, और अपने साम्राज्य के विस्तार के उद्देश्य से जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गढ़ चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। यदि बात करते हैं अपने तात्कालिक कारण की, इसी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने का जो प्रमुख तात्कालिक कारण माना जाता है, वो आप सभी को पता है, किसे प्राप्त करना माना जाता है, किसे प्राप्त करना माना जाता है, पद्मनी को प्राप्त करना माना जाता है। रावल रतन सिंह के काल की सबसे प्रमुख घटना अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था, और इसी अलाउद्दीन खिलजी ने जनवरी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था, जिसके दो प्रमुख कारण थे, जिसमें से पहला कारण राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण माना जाता है साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्य का विस्तार, और जी तात्कालिक कारण माना जाता है पद्मनी को प्राप्त करना। यहां इसी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर जब आक्रमण किया था, उस समय चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह थे, और इसी रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। कुछ एक बारीक जानकारी मैं आप सभी के लिए देना चाहता हूं। जैसे रानी पद्मनी जनश्रुतियों के अनुसार सिंगलदीप श्रीलंका की राजकुमारी थी। पद्मनी के पिता का नाम गंधर्व सेन मिलता है, और जी पद्मनी की माता राजमाता चंपावती थी। पद्मनी अपने पास एक तोता रखती थी, जिसे हीरामन तोता नाम से जानते हैं। और जी इतिहासकारों के अनुसार एक दिन ये हीरामन तोता लंका से उड़ करके गागरोन आता है। गागरोन कहां? जहालाबाद। और जी गागरोन आने के बाद इसे एक शिकारी पकड़ लेता है, और इसे उच्च कीमत पर बेचने के उद्देश्य से ये शिकारी इस तोते को रावल रतन सिंह के पास लेकर के जाता है। और रावल रतन सिंह के पास लेकर के जाने के बाद रावल रतन सिंह इस शिकारी के लिए अपनी मोतियों की माला निकालते हैं, शिकारी के लिए देते हैं। शिकारी धनवान हो गया, पैसे वाला हो गया। और अब ये तोता रावल रतन सिंह के पास आकर के रानी पद्मनी की सर्वाधिक तारीफें करना प्रारंभ कर देता है, कि आपसे भी बेहद सुंदर एक राजकुमारी है, पद्मनी उसका नाम है। और तारीफ में यहां तक कहता है कि जब कभी भी पद्मनी गले के अंदर से, गले से नीचे जब कभी भी पान का थूक लेती थी, जिसे पीक कहते हैं, तो जी उसके गले से वो पान का थूक भी स्पष्ट दिखाई देता था। रावल रतन सिंह लट्टू हो जाते हैं, किस पर? रानी पद्मनी पर। और रानी पद्मनी को प्राप्त करने के उद्देश्य से रावल रतन सिंह चित्तौड़ से
सिंगलदीप श्रीलंका जाते हैं। कहते हैं कि 8 माह तक बाबा जी के बेस में रहे थे। रावल रतन सिंह, एक दिन मार्ग से पद्मनी गुजर रही थी। रतन सिंह ने देखा कि पद्मनी ही है। सीधा गए पद्मनी के सामने, पद्मनी से कहने लगे कि आंखों ही आंखों ने कर दिया काम तमाम, क्या है आपका शुभ नाम। अब जी राजकुमारी ने नाम नहीं बताया, लेकिन पीछे मुड़ करके देख रही थी। एक दिन पद्मनी महल में एकांत थी, अकेली थी। देखा कि अकेली है, इसलिए दीवार कूदे रावल रतन सिंह सीधा पद्मनी के सामने, और पद्मनी से कहने लगे कि सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझको चुन लिया है, तू भी मुझको चुन। लेकिन पद्मनी चुनती उससे पहले पद्मनी के सैनिक रतन सिंह को चुन लेते हैं। सीधा लेकर के आते हैं रावल रतन सिंह को गंधर्व सिंह के पास कि महाराज अपराधी, और अपराध ये किया है, ये आपकी पुत्री से वार्तालाप कर रहा था कि पद्मनी से आजकल उसी की शिकायतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो जी इस अपराध को सिद्ध करने के लिए पद्मनी को बुलाया गया। पद्मनी ने साफ कर दिया कि नहीं पिताश्री, ये केवल हमें नमस्कार करने आया था, आपके सैनिकों ने इसे बेवजह पकड़ लिया है, इसलिए इन्हें सम्मान से यहाँ से रिहा कर दिया जाए, इन्हें वापस यहाँ से जाने दिया जाए। रावल रतन सिंह को रिहा कर दिया जाता है। कहते हैं कि रावल रतन सिंह के यहाँ आने का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट प्रतीत हो रहा था, स्पष्ट नजर आ रहा था। और जैसे गंधर्व सेन को लगा कि ये जो व्यक्ति है ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनसे पूछा कि आपका परिचय क्या है। रावल रतन सिंह कहते हैं कि हम मेवाड़ के राजकुमार रतन सिंह हमारा नाम है। और जब गंधर्व सेन को भी लगा कि सामने मेवाड़ का राजकुमार है, चित्तौड़ का शासक है, तो जी मुझे इसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने में, अपनी पुत्री के विवाह के बाद व्यापारिक संबंधों में मधुरता लाने में मुझे किसी भी प्रकार का कारण होने वाला नहीं है। इसलिए गंधर्व सेन अपनी पुत्री पद्मनी का विवाह रावल रतन सिंह के साथ कर देते हैं। रावल रतन सिंह अपनी पत्नी पद्मनी को लंका से लेकर के वापस चित्तौड़ आ जाते हैं। सारे चित्तौड़ में एक ही कहानी थी, एक ही किस्सा था। किस्सा यह था कि रानी पद्मनी आई हैं जो अत्यंत सुंदर हैं, देखा किसी ने भी नहीं था, क्योंकि जब नया नया विवाह होता है तो जोश थोड़ा अलग ही होता है, घर से बाहर निकले नहीं थे। राज्य में एक ही कहानी थी, एक ही किस्सा था कि रानी पद्मनी आई हैं जो अत्यंत सुंदर हैं। कहते कि नगर में पुरस्कार वितरण का समारोह रखा गया था। कई इतिहासकारों के अनुसार भिन्न भिन्न मत माने जाते हैं, अलग अलग बातें बताई जाती हैं, लेकिन मलिक मोहम्मद जैसी, जिसकी पुस्तक पद्मावत के अनुसार माना जाता है कि नगर में पुरस्कार वितरण का समारोह रखा था। और इस पुरस्कार वितरण के समारोह में यहां नगर के सभी नागरिक दर्शन करने आए थे, पुरस्कार लेने आए थे। रानी पद्मनी के सामने वो सभी सर्वप्रथम नमस्कार करते। नमस्कार करने के बाद रानी पद्मनी उनके लिए पुरस्कार देती। पुरस्कार देने के बाद वो चरण स्पर्श करके आगे बढ़ जाती। इन पुरस्कार लेने वालों में एक ब्राह्मण का नाम मिलता है, जिसका नाम था जी राघव चेतन। क्या नाम मिलता है? और इस राघव चेतन की नजर पुरस्कार पर नहीं थी, पुरस्कार बांटने वाली पर थी। किस पर थी? पद्मनी पर थी। और जैसे राघव चेतन का स्थान आया, रानी पद्मनी कहने लगी कि लीजिए महाराज, पुरस्कार स्वीकार कीजिए। रावल रतन सिंह शायद चंट प्रकार का आशिक रहा होगा, सॉरी राघव चेतन किसी अन्य दृष्टि से देख रहा होगा, इसलिए जैसे रानी पद्मनी कहने लगी कि लीजिए महाराज, पुरस्कार स्वीकार कीजिए, यहाँ राघव चेतन कहते हैं कि ये ले महारानी, पर्ची स्वीकार कर, मिस कॉल दे देना। हो सकता है कि उस समय भी ये सब कहानी किससे चलते हो। तो जी यहाँ रानी पद्मनी रावल रतन सिंह से राघव चेतन की शिकायत लगा देते कि महाराज, ये जो आपका ब्राह्मण है ऑफर पर ऑफर दिए जा रहा है, रिचार्ज डलवाने की बोल रहा है, बताइए क्या किया जाए। रावल रतन सिंह क्रोधित होकर के इस राघव चेतन को तुरंत प्रभाव से बुलाते हैं कि महाराज आप पर अपराध लगा है, और अपराध ये लगा है आपने किसी पराई स्त्री को छेड़ा है, और वो पराई स्त्री किसी दूसरे की नहीं है, मेरी है, मेरी नहीं, रावल रतन सिंह की है। और इस अपराध की केवल एक ही सजा है, सजाए मौत। लेकिन आप एक ब्राह्मण हो, इसलिए हम आपको सजाए मौत ना दे करके अपने राज्य से आपको निष्कासित करते हैं, आपको बाहर निकालते हैं। राघव चेतन जाते समय कहने लगा कि मैं जाति से ब्राह्मण हूं रतन सिंह, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मैं आपका सर्वनाश कर दूंगा। राघव चेतन यहां से सीधा दिल्ली सल्तनत की ओर कूच करते हैं, और उस समय दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंशीय शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। जैसे राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास आते हैं, कहते हैं कि और सुल्तान क्या हाल है। सुल्तान कहता है कि बहुत दुर्ग है, बहुत महल है, बहुत रानी है, मौज हो रही है। राघव चेतन कहता है कि महाराज मौज आपकी नहीं हो रही है, मौज तो जी रतन सिंह की हो रही है। ऐसा क्या उसके पास
कि महाराज उसके पास है पद्मनी, ऐसी वैसी तैसी बहुत अधिक तारीफ कर दी। किसने? राघव चेतन ने। किसकी? पद्मनी की। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी भी प्रभावित हो जाता है, लट्टू हो जाता है किस पर? पद्मनी पर। इसलिए पद्मनी को प्राप्त करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने जनवरी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। और जी आक्रमण करने के बाद ये अलाउद्दीन खिलजी अगस्त 1303 ईस्वी तक चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाल करके यही पड़ा रहता है। और आपको पता है कि अगस्त में बारिश प्रारंभ हो जाती है। यदि अपने पास विशाल सेना है और यदि वहां पर बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, नुकसान सेना का ही होने वाला है, नुकसान सुल्तान का ही होने वाला है। इसलिए यहां अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह से संधि करने का प्रस्ताव रखता है। यहां अलाउद्दीन खिलजी संधि पत्र में लिखवाता है कि मुझे केवल पद्मनी का चेहरा केवल एक बार देखना है, इसके बाद हम यहां से वापस दिल्ली लौट जाएंगे। और जैसे ये संधि प्रस्ताव रावल रतन सिंह के पास आता है, रावल रतन सिंह ने यही संधि प्रस्ताव अपने सभी मंत्रियों के समक्ष प्रस्तुत किया था। अलाउद्दीन खिलजी का एक संधि पत्र आया है जिसके अनुसार वह पद्मनी का चेहरा केवल एक बार देखना चाहता है, इसके पश्चात वो यहां से वापस दिल्ली लौट जाएगा। सभी मंत्रियों ने, सभी संतरियों ने, सभी ने कह दिया कि महाराज यदि चेहरा दिखाने से इतनी बड़ी समस्या का अंत होता है तो निसंदेह निस्वार्थ आपको पद्मनी का चेहरा दिखा करके इस दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी समस्या का समापन करना होगा। लेकिन इन सभी सभाओं के मध्य, इन सभी विचारों के मध्य एक सेनापति उपस्थित था जिसका नाम था सेनापति गौरा। क्या नाम था जी? सेनापति गौरा। सेनापति गौरा कहने लगा कि महाराज वैसे मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, वैसे मैं एक सैनिक हूं, लेकिन आप ये चेहरा मत दिखाइए। यदि वो दरबारी बना बैठा है, यदि वो पहरेदार बना बैठा है तो उसे पहरेदार बना रहने दीजिए। लेकिन रावल रतन सिंह क्रोधित हो जाते हैं सेनापति गौरा पर और सेनापति गौरा से कहते हैं कि आप एक सैनिक हो, फिर भी आप बोल रहे हो। यदि चेहरा दिखाने से इतनी बड़ी समस्या का अंत होता है तो आपको चेहरा दिखा करके समस्या का अंत करना सर्वप्रथम राजनीति धर्म कहलाता है। शांत रहिए आप, हर बात पर तलवार निकाल लेते हैं, लठ निकाल लेते हैं, शांत रहिए आप। इसलिए सेनापति गौरा को डांट दिया जाता है, फटकार दिया जाता है, जिसे वो अपना अपमान समझ करके ये दुर्ग छोड़ करके, ये किला छोड़ करके यहां से बाहर चला जाता है। संधि के अनुसार चेहरा दिखाना तय हो गया और चेहरा भी कुछ बड़े अद्भुत ढंग से दिखाया गया था, आप सभी को पता ही है। रानी पद्मनी को एक महल के ऊपर खड़ा किया गया था जिसे पद्मनी महल नाम से जानते हैं। और यहां ये जो पद्मनी महल है ये चित्तौड़ में ही स्थित है, जिसे किस नाम से जानते हैं? जिसे पद्मनी महल नाम से जाना जाता है। और यहां ये जो पद्मनी महल है, इस पद्मनी महल के ऊपर रानी पद्मनी को खड़ा किया गया था जिसकी परछाई तालाब में थी और इसी तालाब को लोटस कुंड कहा जाता है। और इस लोटस कुंड की परछाई शीशे पर थी, दर्पण में थी, कांच में थी, मिरर में थी। रानी पद्मनी को पद्मनी महल के ऊपर खड़ा किया गया था। रानी पद्मनी की परछाई तालाब में थी और इसी तालाब की परछाई जी शीशे पर थी, शीशे में थी, मिरर में थी, दर्पण में थी। और इसी दर्पण में अलाउद्दीन खिलजी के लिए रानी पद्मनी का चेहरा दिखाया गया। मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मनी को पहली बार देखा था तो ये 2.5 घंटे तक बेहोश रहा था। 2.5 घंटे तक का इंतजार किया गया। होश में आने के बाद रावल रतन सिंह ने कहा कि अंकल जी ऐसा कीजिए, पधारिए, जाइए। लेकिन एक शिष्टाचार होता है, एक नियम होता है, यदि कोई मेहमान हमारे घर पर आता है तो जी हम उसे दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं। रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ के प्रथम दरवाजे तक छोड़ने गए थे। और आप सभी को पता है कि चित्तौड़ के किले में कुल 7 प्रवेश द्वार हैं। पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडेला पोल, लक्ष्मण पोल और जी राम पोल। और जब रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ दुर्ग के मुख्य दरवाजे पर छोड़ने गए थे तब जी यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति का सहारा लेते हुए रावल रतन सिंह में धक्का दे दिया था। रावल रतन सिंह तुर्की सेना में चला गया था, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में चला गया था। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना में जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को तलवार की नोक पर यहां से बंदी बना करके, चित्तौड़ से बंदी बना करके रावल रतन सिंह को दिल्ली ले गया था। और दिल्ली ले जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग में पैगाम भिजवा दिया था कि यदि 10 दिन के भीतर पद्मनी का डोला दिल्ली न आया, यदि ना तुमने रूप की रानी को दिल्ली पहुंचाया तो रावल रतन सिंह का शीश कटा पाओगे और शाही शर्त ना मानी तो फिर पीछे पछताओगे। पैगाम चित्तौड़ आता है, कहां से? दिल्ली से। पैगाम क्या था कि यदि 10 दिन के भीतर पद्मनी का डोला दिल्ली न आया,
यदि ना तुमने रूप की रानी को दिल्ली पहुंचाया तो रावल रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्तनामा नहीं तो फिर पीछे पछताओगे। और जैसे पैगाम चित्तौड़ाया, बड़ी टेंशन, बड़ी समस्या, क्योंकि राणा पहले से नहीं है, रतन सिंह पहले से नहीं है, और एक और सेनापति था बेलखना, पता नहीं कहां निकल गया, सेनापति गोरा, ये पता नहीं कहां चला गया था। ऐसा अब क्या किया जाए, क्योंकि टारगेट केवल 10 दिन का दिया है। इतिहासकार कहते हैं कि रानी ने प्रथमवीर गोरा को खोज निकाला। कहते हैं कि रानी पद्मनी इसे चित्तौड़ के किले में सेनापति गोरा को खोजने के लिए अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ जाती है कि रानी ने प्रथमवीर गोरा को खोज निकाला। मन मन भटक रहा था, मन में ली तिरस्कार की ज्वाला, कि रानी ने प्रथमवीर गोरा को खोज निकाला। मन मन भटक रहा था, मन में ली तिरस्कार की ज्वाला, कि रानी ने गोरा को खिलजी का पैगाम सुनाया। पैगाम क्या था कि 10 दिन का टारगेट दिया है, 10 दिन के बाद आपके राणा की हत्या कर दी जाएगी। कि रानी ने गोरा को खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वर नहीं मिट पाया। कहने लगा कि मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं। क्योंकि उस दिन तो रावल रतन सिंह अपने आप में बड़े राजनीतिक बन रहे थे। मैंने मना किया था कि चेहरा मत दिखाइए, चेहरा मत दिखाइए। उस दिन तो बड़े राजनीतिक बन रहे थे, और अब जब समस्या आन पड़ी है तब आप हमारे पास आए हैं कि मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं, राजमहल हटके से पहचानूं, मैं तो जी बाहर निकाला गया हूं, आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। और जैसे रानी से सेनापति गोरा ने मदद की उम्मीद ना रखने के लिए कहा था, तब रानी पद्मिनी कहती है कि वीर समय नहीं है अब क्रोध करने का, यदि धरा की आन मिट गई तो घाव नहीं भरने का, यदि पद्मिनी दिल्ली गई तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे, कि आपके होते हुए भी रानी पद्मिनी दिल्ली चली गई। तुम मरो राजपूतों, कि वीर समय नहीं है अब क्रोध करने का, यदि धरा की आन मिट गई तो घाव नहीं भरने का, यदि पद्मिनी दिल्ली गई तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा उसे माफ करो सेनानी, यह कह गोरा के चरणों में झुकी पद्मिनी रानी। और जैसे रानी पद्मिनी सेनापति गोरा की पैरों की तरफ आगे बढ़ती है तो सेनापति गोरा यहां से पीछे हट जाती है, ये क्या कर रही हो। और ऐसे अक्सर गांव में बुजुर्ग करते भी हैं, जब कभी भी नई नवेली दुल्हन किसी बुजुर्ग के पैरों को स्पर्श करने का प्रयास करते तो बुजुर्ग ने हो गया बट कोई बात नहीं, अक्सर करते भी हैं। और शायद एक टेक्निकल चीज जो शायद युवाओं में नहीं है वो केवल बुजुर्गों में है, कि जब कभी भी बुजुर्ग चौरायों पर बैठे रहते हैं, उन्होंने गांव की किसी भी लेडीज का चेहरा नहीं देखा है, लेकिन चौरायों पर बैठ करके उनको इतना अनुभव हो जाता है कि वो चाल से बता देते हैं कि फलाने की जा रही है। तो ये टेक्नोलॉजी केवल बुजुर्गों में होती है। और हमारे रंजीत सर अक्सर कहते भी हैं कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला जब तक नहीं होता, कि बुढ़ापे में क्या इश्क का सिलसिला जब तक नहीं होता, आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। तो अक्सर ये हंसी मजाक बुजुर्गों के मध्य चलती रहती है कि जैसे रानी पद्मिनी आगे बढ़ती है, पैरों की तरफ आती है तो सेनापति गोरा हट जाते कि हैं ये क्या करती हो। गोरा पीछे हट बोला, और रजपूती गर्मा का फिर धधक उठा था सोला। कहने लगा कि महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो। जैसे इतिहास हमारा आगे बढ़ने वाला है, मैं आप सभी को बताने वाला हूं, इस मेवाड़ को सिसोदिया कुल नाम से भी, सिसोदिया वंश नाम से भी जाना जाता है। और इसी मेवाड़ में जो सर्वाधिक सम्मान जिसे माना जाता है, जिसके पीछे सभी राजपूत अपना शीश कटाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, वो गौरव आप सभी के समक्ष अगली पंक्ति में प्रस्तुत करने वाला हूं। सेनापति गोरा कहते हैं कि यह रानी पद्मिनी कहती है कि वीर समय नहीं है अब क्रोध करने का, यदि धरा की आन मिट गई तो घाव नहीं भरने का, यदि पद्मिनी दिल्ली गई तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा उसे माफ करो सेनानी, यह के गोरा के चरणों में झुकी पद्मिनी रानी। और जैसे रानी पद्मिनी पैरों की तरफ आगे बढ़ती है, सेनापति गोरा पीछे हट जाते हैं कि हैं ये क्या करते हो। गोरा पीछे हटो बोला, और राजपूती गर्मा का फिर धधक उठाता सोला। कहने लगा कि महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। आप सभी को पता है कि मेवाड़ के शासक जिसे अपना आराध्य देव मानते हैं वो हैं एकलिंग जी। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था, जिस पर भी मैं एक अलग सी वीडियो लेकर के आने वाला हूं। कि महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एकलिंग की ज्योति अग्निगंधा हो, और जब तक गोरा के सीने पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम महलों में बैठो देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा अब केसरिया तलवारों का पानी। कि या तो
खिलजियों के सिर रहेंगे या हमारी तलवारें रहेंगी। यह रानी पद्मिनी सेनापति गौरा को अपने साथ लेकर के चित्तौड़ वापस आ जाती हैं और चित्तौड़ वापस आने के बाद योजना बनाई गई कि आखिर में रावल रतन सिंह को कैसे मुक्त करवाया जाए, कैसे आजाद करवाया जाए। इसलिए सेनापति गौरा ने एक योजना बनाई थी और इस योजना के अनुसार सेनापति गौरा ने एक दूत भेजा था अलाउद्दीन खिलजी के पास कि महाराज महारानी स्वयं आती हैं और स्वयं अपने साथ 1600 सखियां साथ लिए आती हैं कि स्वयं आ रही है। और कितनी सखियां साथ लेकर के आ रही है? 1600 सखियां साथ लिए आती हैं। और जैसे अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि हमने तो एक को बुलाया था, एक के साथ 1600 फ्री, इसने तो तुरंत कह दिया कि कोई बात नहीं, यदि 1600 आना चाहती हैं आ सकती हैं। और आप सभी को पता है कि 1600 पालकियां चित्तौड़ दुर्ग में सेनापति गौरा के नेतृत्व में तैयार की गई थी और इन पालकियों में एक भी महिला नहीं थी। इन पालकियों में सभी वीर योद्धा थे और ये वो योद्धा थे जो यम से भी भिड़ सकते थे। प्रत्येक सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे, क्योंकि इन्हें पता है कि शायद चित्तौड़ दुर्ग इनके सब लौट करके आने वाले नहीं हैं। ये वो योद्धा थे जो यम से भी भिड़ सकते थे। प्रत्येक सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे कि बजा कुछ सैनिकों ने जयकारे लगाए, हर हर महादेव की ध्वनि से दसों दिशा लहराई। आप सभी को बताएं कि पालकी के अंदर एक था, एक सैनिक बैठा था, पालकी के अंदर एक था, 4 उठाने वाले, कि एक वीर अंदर था, 4 उठाने वाले, और 5 ही शंकर की गढ़ की तरह अजरमत वाले। 5 ही अपने आप में अद्भुत थे जी, कि एक वीर था, 4 उठाने वाले, 5 ही शंकर की गढ़ की तरह अजरमत वाले, कि बजा कुछ सैनिकों ने जयकारे लगाए, हर हर महादेव की ध्वनि से दसों दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस्मन में जगी ज्योत की रेखा। सेनापति गौरा ने मातृभूमि चित्तौड़ को फिर जी भर कर देखा कि कर अंतिम प्रणाम, इस मिट्टी को अंतिम नमस्कार कर, कि कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुबट अभिमानी, मातृभूमि की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण चंदन मिट्टी है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। यहां से सभी सैनिक चित्तौड़ होते हुए दिल्ली की ओर आगे कूच करते हैं। और जैसे ये काफिला, जैसे ये दरिया, ये सैनिक दिल्ली की सरहद में प्रवेश करने ही वाले थे, सेनापति गौरा ने अपना एक दूत अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेजा था। और यह दूत अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी से कहता है कि महाराज महारानी स्वयं आई है और स्वयं अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है, मगर एक फरियाद उनकी पूरी करवा दो, रानी पद्मिनी को अंतिम बार रतन सिंह से मिला दो। कि महाराज महारानी स्वयं आई है और स्वयं अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है, मगर एक फरियाद उनकी पूरी करवा दो, अंतिम बार रानी पद्मिनी को रतन सिंह से मिला दो। और जैसे अलाउद्दीन खिलजी को पता लगा कि यार वो अंतिम बार रतन सिंह से मिलना चाहती है, वो अगले दिन आपकी मलिका, आपकी बेगम बन जाएगी, तो एक रात पर विचार किया कि यार एक रात की तो बात है, एक रात अपने सपनों में निकाल लेंगे। और लड़के तो सपनों में टाइम निकालने के लिए बड़े स्पेशलिस्ट भी होते हैं। कभी हंसी मजाक में 2 पंक्तियां कही थी कि नजरें उठें तो सुबह हो, नजरें झुकें तो शाम हो जाए। अगली पंक्ति पर यदि किसी भी बिलखने स्टूडेंट ने वाह वाह लिखी तो अपना हिसाब लगा लेना, और कमेंट बॉक्स में भी आप वाह वाह लिखा करो, थोड़ा लगता है यार कि नजरें उठें तो सुबह हो, नजरें झुकें तो शाम हो जाए, और एक बार मुस्कुरा दे तो कत्ले आम हो जाए। कि नजरें उठें तो सुबह हो, नजरें झुकें तो शाम हो जाए, एक बार मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए, और जरूरत नहीं तुम्हें मेरे पास आने की। अंतिम पंक्ति में लड़कों का दर्द, आपकी पीड़ा आपके वाली करता हूं, संभाल लेना थोड़ा। कि नजरें उठें तो सुबह हो, नजरें झुकें तो शाम हो जाए, एक बार मुस्कुरा दे तो कत्ले आम हो जाए, और जरूरत नहीं तुम्हें मेरे पास आने की, बस ख्वाबों में ही आ जाओ तो अपना काम हो जाए। तो यहां अलाउद्दीन खिलजी ने विचार किया कि एक रात अपने सपनों में निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के आदेशानुसार वह दूत वापस
सेनापति गौरा के पास जाता है कि हमें रानी पद्मिनी की इस पालकी को रावल रतन सिंह के बंदी गृह तक पहुंचाने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। सेनापति गौरा उस क्षण बड़े प्रसन्न हुए थे, क्योंकि पहले योजना रतन सिंह को आजाद कराने की थी। निसंदेह युद्ध में मरना था, लेकिन मरना कब था? मरना था रावल रतन सिंह को मुक्त कराने के बाद। इसलिए जब सेनापति गौरा तक ये दूत वापस आता है, सेनापति गौरा उस क्षण अपने भतीजे बादल को पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, समय आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि चित्तौड़ दरा का दूध सफल करने का। कुछ सैनिक पद्मनी बेस में बंदी गृह जाएंगे, वो बेड़ियां काटेंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे। यदि भेद खुल गया वीर तो पल की देर ना करना। एक चाचा अपने भतीजे को क्या समझा रहा है, संभालना, कि बेटा समय आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि चित्तौड़ दरा का दूध सफल करने का। कुछ सैनिक पद्मनी बेस में बंदी गृह जाएंगे, वो बेड़ियां काटेंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे। यदि भेद खुल गया वीर तो पल की देर ना करना। यदि शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रड़ करना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी शान न जाने पाए। एक चाचा अपने भतीजे को समझ रहा है कि बेटा कट जाना, लेकिन मेवाड़ी शम्मा नहीं झुकना चाहिए। और क्या अद्भुत भतीजा रहा होगा वो बादल, जो अपने चाचा से कह रहा है कि चाचा, कि काका ऐसा ही होगा, काका रजपूती अमर रहेगी। इस बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी कि काका कट जाऊंगा, लेकिन सम्मान को झुकने नहीं दूंगा। फिर सेनापति गौरा कहते हैं कि तो आजा बेटा, सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलना, अंतिम लाड़ लड़ा लूं। यह के गौरा ने गले लगाया, धरती झूम उठी, बादल का अंतस मन भर आया। और जैसे गले लगाए तो सेनापति गौरा भावुक हो जाते हैं। और भावुक होने के बाद सेनापति गौरा कहते हैं कि सावधान, यह के पथ पर बड़े पुणे गोरा सेनानी। क्योंकि अक्सर जो चाचा होते हैं वो अपने भतीजों को या तो किसी स्थान विशेष पर घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं, या फिर अपनी रिश्तेदारी में टहलाने के लिए लेकर के जाते हैं, मार्केटिंग में सामान दिलाने के लिए। लेकिन ये एक वो चाचा है जो अपने भतीजे को युद्ध स्थल में मरने के लिए लेकर के आए। तो कितना लगाव होगा इस चाचा को अपने भतीजे से, कितना प्रेम होगा उस भतीजे को अपने चाचा से, जो अपने चाचा के साथ युद्ध करने के लिए, मरने के लिए दिल्ली आ पहुंचा है। तो आजा बेटे, सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलना, अंतिम लाड़ लड़ा लूं। यह के गौरा ने बादल को गले लगाया, धरती झूम उठी, बादल का अंतस मन भर आया। और जैसे गले लगाए सेनापति गौरा बाबक हो जाते और कहते हैं कि सावधान, यह के पथ पर बड़े पुणे गोरा सेनानी। और मुड़कर पहुंच लिया अपनी बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण चंदन मिट्टी है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। यहां सेनापति गौरा अपने भतीजे बादल के साथ अलाउद्दीन खिलजी की उस कारागृह की ओर आगे बढ़ते हैं। इतिहासकारों के अनुसार सेनापति गौरा यहां पद्मनी के बेस में एक लोहार को लेकर के आए थे, और वह लोहार तुरंत प्रभाव से रावल रतन सिंह की बेड़ियां काट देता है। और बेड़ियां काटने के बाद रावल रतन सिंह को गुप्त रास्ते से यहां से दिल्ली से बाहर चित्तौड़ की ओर रवाना कर दिया जाता है। और जैसे रावल रतन सिंह को यहां से बाहर रवाना कर दिया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जो अक्सर प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, मीर मोहम्मद जफर। ये मीर मोहम्मद जफर पहले से ही शंकित था, ये चित्तौड़ी वीरों से पहले से ही आतंकित था। और जैसे पता चला कि रानी पद्मिनी स्वयं नहीं आई है, बल्कि चित्तौड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, वो तो सेना साथ लेकर के आई है। अलाउद्दीन खिलजी तो निसंदेह काम वासना में था, उसे रानी पद्मिनी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन यहां ये जो मीर मोहम्मद जफर था, यह पहले से ही शंकित था, यह चित्तौड़ी वीरों से पहले से ही आतंकित था। और जैसे पता चला कि रानी पद्मिनी स्वयं नहीं आई है, बल्कि चित्तौड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, सेना साथ लेकर के आई है, इसलिए मीर मोहम्मद जफर ने पहले से तैयार सैन्य दल को ललकारा और अब युद्ध का गर्जा नब्बे दी जयकारा। यहां सेनापति गौरा ने भी अपने सभी योद्धाओं को आदेशित कर दिया
कि टूट पड़ो बेवाड़ी शेरो, गोरा सिंह ललकारा और युद्ध का गर्जा नब्बे दी जयकारा। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई और उस चढ़ लाखों गोरा समर भूमि में पड़ी दिखाई। भयंकर वाला युद्ध किया था। और जिस पथ से, जिस रास्ते से रावल रतन सिंह गए थे, उसी पथ पर, उसी रास्ते पर सेनापति गौरा अड़ा खड़ा था। और ऐसा कोई भी मुगल सेनापति नहीं था, तुर्की सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक या सेनापति नहीं था जो सेनापति गौरा को मार करके उस पथ पर आगे बढ़ पाया हो जिस पथ पर रावल रतन सिंह गए थे। जिस रास्ते पर रावल रतन सिंह गए थे, उसी रास्ते पर सेनापति गौरा अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर के वज्र की तरह, अरावली की तरह उस रास्ते पर खड़ा हुआ था। और ऐसा कोई भी सैनिक सेनापति नहीं था जो सेनापति गौरा को मार करके उस रास्ते पर आगे बढ़ पा रहा हो, क्योंकि सभी तुर्की सैनिक, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक युद्ध को जीतने के लिए युद्ध कर रहे थे, लेकिन ये योद्धा युद्ध में मरने के लिए युद्ध कर रहा था। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो सेनापति गौरा को मार करके उस रास्ते पर आगे बढ़ पा रहा हो। और जब रावल रतन सिंह इस युद्ध स्थल से दूर जा रहे थे, मीर मोहम्मद जफर अधिक चिंता में है, क्योंकि जितना रावल रतन सिंह दूर जाएंगे उतना ही उन्हें पकड़ना अधिक मुश्किल होगा। इसलिए मीर मोहम्मद जफर, क्योंकि जैसे सेनापति गौरा, ये दृश्य अंतिम दृश्य संभाल लेना, क्लाइमेक्स संभाल लेना, जिस समय सेनापति गौरा सामने से युद्ध कर रहे थे, ये दृश्य संभालना बेटा। यहां सेनापति मीर मोहम्मद जफर सेनापति गौरा के पीछे जाता है, संभालना ही। सेनापति गौरा सामने से युद्ध कर रहे हैं, सामने से युद्ध करते हुए मीर मोहम्मद जफर ये पीछे जाता है, और पीछे जाने के बाद सेनापति गौरा की जंगा पर, पैर पर तलवार मार देता है। सामने से सेनापति गौरा युद्ध कर रहे हैं 5-7 सैनिकों के साथ। इनका ध्यान केवल सामने युद्ध पर है, उनकी तलवारों पर है। लेकिन यहां सेनापति गौरा सामने युद्ध करने के बाद मीर मोहम्मद जफर पीछे जाता है, और पीछे जाने के बाद सेनापति गौरा की जंगा पर, पैर पर तलवार मार देता है। और जैसे पैर कटा, जैसे झुके बीरबल गौरा, सेनापति सामने आया और शीश उतार दिया गौरा का, मन में हर्ष आया। संभालना ये दृश्य। सेनापति गौरा सामने से युद्ध कर रहे हैं, मीर मोहम्मद जफर ये छल पूर्वक पीछे जाता है, और पीछे जाने के बाद सेनापति गौरा की जंगा पर, पैर पर तलवार मार देता है, जंगा को काट देता है। और जैसे झुके बीरबल गौरा, क्योंकि जैसे पैर कटा जंगा कटी, जैसे झुके बीरबल गौरा, सेनापति सामने आया और शीश उतार दिया गौरा का, मन में हर्ष आया। संभालना ये दृश्य। अब उस सेनापति का शीश कट चुका है और युद्ध धड़ कर रहा है, कि जैसे झुके बीरबल गौरा, सेनापति सामने आया, शीश उतार दिया गौरा का, मन में हर्ष आया। लेकिन बहारे गौरा का धड़ भी दौड़ा, जफर पर किया ऐसा बार जैसे सिर पर पड़ा हो तोड़ा। अब शीश कटने के बाद युद्ध धड़ कर रहा है, कि बहारे सेनापति गौरा का धड़ भी दौड़ा और जफर पर किया ऐसा बार जैसे सिर पर पड़ा हो हथौड़ा। शाही सेनापति ने जफर मोहम्मद को ऊपर से लेकर नीचे तक चीर दिया था। इसी धड़ ने जफर मोहम्मद को निर्जीव किया था। उस धड़ ने वो दृश्य संभालना, वो अद्भुत रोमांचित वो पैगाम सुनना, कि इस धड़ ने सेनापति गौरा पर इतना भयंकर प्रहार किया था कि उसे ऊपर से लेकर नीचे तक चीर दिया था। इस धड़ ने जफर मोहम्मद को निर्जीव किया था, कि धन्य धरा मेवाड़, धन्य गौरा बादल अभिमानी, जिसके कारण रहा पद्मनी का सतत्व अभिमानी, जिसके कारण चंदन मिट्टी है राजस्थान। दोहराता हूं, सुनो रफ्त से लिखी हुई कुर्बानी। ये वो योद्धा थे जिसे इतिहास में अधिक सम्मान नहीं प्राप्त है। आप सभी के माध्यम से आप सभी की ये जिम्मेदारी है कि कम से कम इन योद्धाओं को उतना सम्मान मिले, उतनी पहचान मिले जिसके ये स्वयं अधिकारी हैं। इसलिए प्रयास करना कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीर गाथा को, इस अद्भुत युद्ध कौशल को, इस प्रेरणादायी कहानी को अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और चंद पंक्तियों के साथ मैं आप सभी से यहां से पलायन करना चाहता हूं। अगली वीडियो की मैं तैयारी करना चाहता हूं कि काश मेरी जिंदगी में भी सरहद की वो शाम आए
और यदि आप भी कुछ बेहतर लिखते हैं, यदि आप भी इस मिट्टी की खातिर कुछ अपना बेहतर योगदान देना चाहते हैं, तो आप अधिक से अधिक कमेंट करें। और यदि आप कुछ और बेहतर इस कृष्णा सरोकार के लिए करना चाहते हैं, तो केवल आप शेयर कीजिए। अधिक से अधिक आप अपने स्टेटसों पर अपनी इस वीडियो को लगा करके सभी अभ्यर्थियों को लाभान्वित कीजिए। अंतिम पंक्तियां संभालना और मुझको बता देना कि काश मेरी जिंदगी में भी सरहद की वो शाम आए। प्रत्येक राजस्थानी का जो सपना होता है वो संभाल लेना। उसके बाद मैं बता चाहता हूं कि काश मेरी जिंदगी में भी सरहद की वो शाम आए, कि काश मेरा रक्त भी मेरी इस मिट्टी के काम आए, कि ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, कि काश मेरी जिंदगी में भी सरहद की वो शाम आए, कि काश मेरा रक्त भी मेरी इस मिट्टी के काम आए, कि ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की। निसंदेह आप तैयारियां राजस्थान पुलिस, रीट, एसटीसी, बीएड, आरएस, यूपीएससी, आईपीएससी की अब बड़ी से बड़ी सर्वोच्च तैयारियां कर रहे होंगे, लेकिन बचपन में जो आपने पहला ख्वाब देखा था वो जी आर्मी का ही देखा था। और एक आर्मी को समर्पित दो अंतिम पंक्तियां संभाल लेना कि काश मेरी जिंदगी में भी सरहद की वो शाम आए, कि काश मेरा रक्त भी मेरी इस मिट्टी के काम आए, कि ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, कि ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, लेकिन जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। बहुत बहुत धन्यवाद।